22 साल की लड़की एक ऐसे लड़के से प्यार करने लगती है और उसके प्यार में इतना पागल हो जाती है, इतनी दीवानी हो जाती है कि अपने माँ बाप को छोड़ करके उस लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। और फिर एक दिन उसकी यह छोटी सी गलती उसकी जान ले लेती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं दोस्तों। आप लोगों से वही छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, वही रोज रोज की वही बातें कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें। अगर आप लोग ये कहानी अच्छी लगे, आपको यह सच्ची घटना अच्छी लगे तो आप लोग इस कहानी को एक लाइक करके आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करें। दोस्तों, आप लोगों के इस प्यार का, इस स्नेह का हम सदैव आभारी रहेंगे। आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है दोस्तों झारखंड प्रदेश से। झारखंड प्रदेश का एक जिला पड़ता है खूंटी, और उसी खूंटी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जदियागढ़, और उसी जदियागढ़ थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जोजो गांव। दोस्तों, उस जोजो गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार में मात्र 4 लोग ही होते हैं, एक बेटा, एक बेटी और उनके माता पिता। एक मिडिल क्लास परिवार होता है। सभी लोग परिवार के बहुत ही खुश होते हैं। बेटी पढ़ने में ठीक ठाक होती है, बेटा जो होता है वो भी पढ़ने में ठीक ठाक होता है। बेटी की उम्र लगभग 22 वर्ष होती है, पर बेटी जो अपने कॉलेज जाया करती है तो उसके अपने ही कॉलेज के कुछ लड़कों से वो बातचीत किया करती है। एक दिन उसके गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम नरेश होता है, और उस लड़की के गांव में उसका ननिहाल होता है। उस लड़की के घर के जस्ट बगल में ही उस लड़के का ननिहाल भी होता है। वो अपने ननिहाल में आता है और वो जब करिश्मा को देखता है तो करिश्मा को देख करके उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, और उसके प्यार में एक तरह से उसे वो जब देखता है तो उसको देख करके उसका दीवाना हो जाता है और वो अपने गांव चला जाता है। पर दोस्तों, जैसे ही वो अपने गांव जाता है, अब वो जो करिश्मा होती है ना, उस करिश्मा का चित्र उस लड़के के दिलों और दिमाग से नहीं उतरता। उस करिश्मा को देखने के लिए वो बार बार अपने गांव से अपने ननिहाल के लिए आने लगता है। जबकि दोस्तों, उसके गांव से उसके ननिहाल की दूरी लगभग 110 किलोमीटर होती है। वो 110 किलोमीटर की उस दूरी को बार बार तय करके वो केवल करिश्मा के लिए अपने ननिहाल आता है। यह बात जब उस लड़के के घर वालों को ऐसा लगता है कि आखिरकार जो अब ये नरेश है ये बार बार अपने ननिहाल क्यों जाता है, जो उसके मामी मामा होते हैं उन लोगों को भी आखिरकार ये लगता है कि बार बार यहां क्यों आता है, पर कोई इस बात को उससे कहता नहीं। फिर अचानक एक बात पता लगती है कि जो करिश्मा है उस नरेश से चोरी छुपे वो दोनों मिलते हैं। और जब यह बात करिश्मा के माता पिता को पता लगती है तो करिश्मा को समझाते हैं, और करिश्मा को समझाने के बाद में वो नरेश के मामा के घर जाते हैं और नरेश के मामा से ये एक उल्हना देते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका ये जो भांजा है ये हमारी बेटी को बहला रहा है, फुसला रहा है, बरगला रहा है। ये बात करके जो उसके मामा होते हैं वो नरेश को भी समझाते हैं। नरेश उस समय तो अपने गांव चला जाता है, पर नरेश और करिश्मा की इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है, उन दोनों आपस में इतना नजदीक हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते। पर जो नरेश होता है उसका अपने गांव में मन नहीं लगता, और वो 2 दिन के बाद फिर से अपने ननिहाल आ जाता है। एक दिन जो करिश्मा होती है वो कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद में वो कॉलेज से वापस नहीं आती। ये बात जब घर वालों को पता लगती है कि किसी की सयानी बेटी हो दोस्तों, और वो घर वापस ना आए, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है ये उनके दिल ही जानते हैं। उसके माँ बाप इस चीज को लेकर के परेशान होने लगते हैं। अंततः उन्हें मालूम पड़ ही जाता है किसी न किसी तरीके से कि जो करिश्मा है वो नरेश के साथ में थी। यह बात सुन करके एक बार फिर उसके माता पिता के दिल में बहुत गहरी सी चोट लगती है, और वो करिश्मा को फिर समझाने की कोशिश करते हैं। पर इस बार जो करिश्मा है वो मानने को तैयार नहीं होती। वो बल्कि अपने माता पिता से जिद करने लगती है और अपनी जिद पे अड़ जाती है कि अगर वो शादी करेगी तो नरेश के साथ ही करेगी। उसके माता पिता उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि बेटी, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, हम इस समाज में किसी से बात करने के लायक नहीं बचेंगे। पर उस बेटी को अपने उस माँ बाप के ऊपर रहम नहीं आती।
जिन्होंने 22 साल तक उस बेटी की जरूरतों को पूरा किया, उसकी हर समस्याओं का ध्यान रखा, वही बेटी आज पिता को ठोकर मार करके अपने आशिक के साथ में चली जाती है। जो माता पिता होते हैं वो अपने दिल पर पत्थर रख देते हैं और पत्थर रख करके ये कह देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जैसे रहना चाहती हो, तुम जिसके साथ जाना चाहती हो, तुम जा सकती हो। अब करिश्मा अपने आशिक रमेश के साथ में उसके गांव चली जाती है। रमेश करिश्मा को अपने गांव ले जाता है। गांव ले जाने के बाद में उसके जो घर वाले होते हैं अब वो भी इसके ऊपर इतराज करने लगते हैं। वो नरेश से कहते हैं कि अगर आपको इस लड़की को रखना है तो इससे आपको शादी करनी होगी। पर नरेश जो होता है वो अभी शादी नहीं करना चाहता करिश्मा से, और इसके लिए वो करिश्मा को लिवाता है। करिश्मा को लिवा करके एक दूर शहर पर चला जाता है। वहां पर एक किराए का कमरा लेता है और कमरा ले करके वो दोनों वहां रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोस्तों लगभग 1.5 साल हो जाते हैं। और ये कहते हैं ना दोस्तों कि जो प्यार का बुखार होता है ये कुछ ही दिनों का होता है। और जैसे इन दोनों के बीच में आपसी आर्थिक तंगी आने लगती है, पैसे की तंगी आने लगती है, खर्च के लिए मोहताज होने लगते हैं, खाने के लिए लाले पड़ने लगते हैं, तब वो दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और उस झगड़े को जो करिश्मा होती है वो नरेश से कहती है कि आपको आखिरकार कुछ करना तो है नहीं, आपको कमाना तो है नहीं, आखिरकार हम लोग कब तक इस तरीके से रहेंगे, अपना पेट ही नहीं भर पाते हैं और हम लोगों को शादी करनी है। तब थक हार करके करिश्मा एक दिन नरेश से कहती है कि अब मैं जॉब करेंगे, और वो एक जॉब के लिए अप्लाई करती है। उसे एक प्राइवेट कंपनी में तमिलनाडु में नौकरी मिल जाती है और वो तमिलनाडु में जाकर के शिफ्ट हो जाती है और तमिलनाडु में नौकरी करने लगती है। इधर जब करिश्मा तमिलनाडु चली जाती है तो जो नरेश होता है वो बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब वो दोनों फोन से बातें करते थे। जब कभी उन दोनों का एक दूसरे से मिलने का मन होता, एक दूसरे के पास में नरेश करिश्मा के पास में पहुंच जाता था, दोनों साथ में रहते थे, संबंध बनाते थे। उसके बाद में नरेश फिर अपने यहां बंगलौर वापस आ जाया करता है। इधर दोस्तों जो नरेश है बंगलौर में जिस मकान पे रह रहा होता है उस मकान में मालिक नहीं होता, उसकी पत्नी होती है, उसकी एक बेटी होती है और एक छोटा बेटा होता है। उस बेटी का नाम सोफिया होता है। अब इधर जो नरेश का संबंध सोफिया से हो जाता है, वो सोफिया से प्यार करने लगता है और दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। इस बात का इतराज जो उसकी मां होती है उसको नहीं होता और वो सोफिया की शादी नरेश के साथ में करवा देती है। अब नरेश सोफिया से शादी कर लेता है। इधर नरेश को एक बेटा भी हो जाता है। अब उधर वो अब जब लगभग 1.5 साल का समय भी बीत चुका होता है और जब जब करिश्मा नरेश से शादी करने के लिए कहती है कि अब हम लोगों को शादी कर लेना चाहिए, तो नरेश करिश्मा को ये बात हर बार ये कह करके टाल देता है कि अभी हमारे पास में पैसे कम है, हम लोगों को और थोड़े से पैसे कमाना चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए, अपना एक जमीन होनी चाहिए। इन सपनों को दिखा करके वो बार बार सोफिया करिश्मा को इनसे टाल देता है। करिश्मा नरेश से शादी का इंतजार करती रहती है। इधर जब 1.5 साल लगभग नरेश सोफिया करिश्मा से मिलने नहीं जाता है तो करिश्मा एक दिन नरेश से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं और मैं आपसे मिलने आ रही हूं। नरेश कहता है कि ठीक है, अगर आपको आना है तो आप यही बेंगलुरु आ जाइए। अब जो करिश्मा होती है वो तमिलनाडु से बेंगलुरु आ जाती है। बेंगलुरु आती है तो नरेश उसको अपने रूम पर नहीं ले जाता क्योंकि वो ले ही नहीं सकता था। वहां जो उसकी दूसरी बीवी सोफिया होती है, इसलिए वो एक होटल पर रूम लेता है और करिश्मा को उस रूम में रोकता है और करिश्मा से यह कहता है कि हम जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान में हम किसी बिना शादी के किसी लड़की को साथ में नहीं रह सकते, इसलिए हम आपको उस मकान पे नहीं ले जा सकते। करिश्मा उसकी बात को मान जाती है और वो उसके साथ रात भर उस होटल में रुकता है, दोनों संबंध बनाते हैं। पर उसी समय जब नरेश करिश्मा के साथ में होता है उसी रात दोस्तों सोफिया का फोन नरेश के मोबाइल पर आने लगता है और जैसे ही नरेश अपने मोबाइल पर सोफिया का कॉल देखता है वो सोफिया को फोन को देख करके वो वहां से चुपचाप चट से उठता है और उठने के बाद में वो रूम से बाहर निकलते हुए करिश्मा से कहता है कि 2 मिनट रुकिए, मैं बात करके आ रहा हूं। पर करिश्मा की नजर उसी समय नरेश के मोबाइल पर पड़ जाती है। नरेश की स्क्रीन पर जो फोटो लगी होती है उस फोटो में नरेश के साथ में एक लड़की की फोटो लगी होती है और जब करिश्मा यह देखती है तो उसका सर चकरा जाता है, वो परेशान होने लगती है और वो इस बात की जिद करने लगती है नरेश से कि आखिरकार ये लड़की कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। अब नरेश करिश्मा की जिद के आगे हार जाता है
और वो फिर पूरी सच्चाई बता देता है। और वो करिश्मा से कहता है कि ये मेरे मकान मालकिन की बेटी है, हमें मजबूरी में इसके साथ में शादी करना पड़ा है और इसको अब एक बेटा भी है, पर मैं आपकी कसम खा के कहता हूं कि मैं मोहब्बत केवल आपसे करता हूं, मैं सोफिया को छोड़ दूंगा, मैं शादी आपसे करूंगा। पर करिश्मा जो रोने लगती है वो कहती है कि अब बहुत हो गया, आप हमें हमारे हालात पर छोड़ दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे और आप सोफिया के साथ में रहिए। करिश्मा उसी वक्त अपने माता पिता को फोन करती है। पर दोस्तों कहते हैं ना कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनका दिल इतना बड़ा होता है कि शायद दुनिया में दोस्तों इससे बड़ा दिल किसी और का नहीं हो सकता। वो माँ बाप जिनको रुला करके करिश्मा घर छोड़ करके गई थी, उसी माँ बाप से एक बार फिर फोन करके करिश्मा कहती है कि पापा हमें ये दिक्कत है, हम अपने घर पर आकर के रहना चाहते हैं। वही पिता वही माँ कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा घर है, इस घर के लिए तुम्हारे दरवाजे हरदम खुला रहेंगे, आपकी जब इच्छा हो तब आ जाना। इधर दोस्तों जो नरेश होता है वो करिश्मा को जाने नहीं देता, वो उसको हाथ पैर जोड़ता है, उससे गिड़गिड़ाता है, उससे कहता है कि आप हमारे साथ में रहिए, मैं सोफिया को छोड़ दूंगा पर आपको नहीं छोड़ूंगा। पर करिश्मा वो कहती है कि नहीं, आप उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हम अभी अकेले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर में जाकर के अपने माँ बाप के साथ रह लेंगे, आप सोफिया के साथ में रहिए, आप हमें हमारे घर छोड़वा दीजिए बस। नरेश करिश्मा को लिवाता है, उसके बाद में वो दोनों हटिया स्टेशन आते हैं। हटिया स्टेशन में फिर नरेश एक रूम लेता है, दोनों उस रूम पर रुकते हैं। नरेश फिर एक बार करिश्मा के साथ में संबंध बनाता है, पर अब करिश्मा का दिल जो होता है ना वो दोस्तों रो रहा होता है। अब करिश्मा नरेश से बार बार एक ही जिद करती है कि हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। उसकी जिद के आगे नरेश मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर के वो करिश्मा को अपने साथ लेकर के अपने गांव तो आता है दोस्तों, पर अपने घर नहीं जाता। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है जब करिश्मा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि दोस्तों जो नरेश होता है अब वो ये चाहता था कि वो करिश्मा और सोफिया दोनों को रिलेशन में रखे। और जब करिश्मा इस बात के लिए तैयार नहीं होती तो वो गुस्से में आकर के करिश्मा की ही जो चुनरी होती है उसी चुनरी से उसके गले पर फंदा लगा देता है और उसकी हत्या कर देता है। करिश्मा की मौत हो जाती है। मौत के बाद वो करिश्मा के शव को अपने गांव के किनारे ही कुछ जो जंगल होते हैं जहां पर एक तालाब होता है उस तालाब पर फेंक देता है और फेंक करके वो वहीं से फिर एक बार बंगलौर लौट जाता है। उधर जो करिश्मा के माँ बाप होते हैं वो पुलिस स्टेशन में इस चीज की सूचना देते हैं कि साहब मेरी बेटी ने लगभग 10 दिन पहले मुझको फोन करके कहा था कि हमें यह दिक्कत हो रही है, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं। पर साहब उस दिन के बाद आज तक न मेरी बेटी का कॉल आया है और अब मैं जब उसका नंबर लगा रहा हूं तो ना तो ही उससे मेरी बात हो पा रही। पुलिस इस एफआईआर को दर्ज कर लेती है। लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो देखता है कि तालाब के किनारे एक कंकाल पड़ा हुआ है और जैसे उस कंकाल पर उसकी नजर पड़ती है तो वो जा करके इस बात को गांव में बताता है और जैसे ही गांव में बताता है तो गांव में चारों तरफ ये बात आग की तरह फैल जाती है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस उस मौके पर पहुंचती है, उस तालाब के किनारे पहुंचती है। पुलिस देखती है कि जो कंकाल है उसको ऐसा तो नहीं पहचाना जा सकता था, पर उसके हाथ में दोस्तों कंगन होते हैं और पायल में पायल होती है। इससे एक ये चीज का अनुमान तो लग गया था कि यह कंकाल किसी औरत का है। अब इस बात की सूचना जो वहां की पुलिस होती है वो आसपास के थानों में आसपास की पुलिस को यह सूचना देती है कि आपके यहाँ कोई ऐसी रिपोर्ट तो नहीं है, आपके यहाँ कोई ऐसा मामला तो किसी ने नहीं दर्ज करवाया है जिसके घर से किसी की लापता होने की खबर हो। अब यह बात धीरे धीरे करके जदियागढ़ थाने तक पहुंच जाती है। जब जदियागढ़ थाने में यह बात पहुंचती है तो वहां की पुलिस को यह पता होता है, क्योंकि जो उसके माता पिता होते हैं वो जदियागढ़ थाने में इसकी सूचना देते हैं। अब जदियागढ़ थाने की पुलिस करिश्मा के माता पिता को इस चीज की सूचना देती है कि एक डेड बॉडी फला जगह पर मिली है और शिनाख्त के लिए आप लोगों को चलना है। उसके माता पिता जब पुलिस के साथ में उस बॉडी के पास में पहुंचते हैं तो कहते हैं दोस्तों माँ माँ होती है, वो अपनी औलाद को बड़ी दूर से ही पहचान जाती है, समझ जाती है। वो माँ जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ी हुई पायल और हाथ पर पड़े हुए कंगन पर उसकी नजर पड़ती है ना तो चीख चीख कर करके ये चिल्लाने लगती है
कि साहब ये तो मेरी बेटी है। तुरंत पुलिस उस जो कंकाल होता है उसको अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद में उस कंकाल का जो है डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए रिपोर्ट आती है तो ये चीज बिल्कुल साबित हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि ये जो कंकाल है ये किसी और का नहीं बल्कि करिश्मा का है। अब क्योंकि करिश्मा के माता पिता पुलिस को ये बता चुके थे कि नरेश जिसके साथ में उनकी बेटी गई थी, जिसके साथ में उनकी बेटी रहती थी, अब पुलिस उस नरेश की तलाश चालू करती है। और जब उस नरेश की तलाश चालू करती है तो पुलिस को नरेश को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता और पुलिस नरेश को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस नरेश को गिरफ्तार करके जब उससे पूछताछ करती है तो नरेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि साहब मुझसे गलती हो गई। और वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि साहब हम दोनों साथ में रहते थे, पर नौकरी के सिलसिले से करिश्मा अलीगढ़ चली जाती है और मैं बंगलौर रहने लगा। इधर साहब बंगलौर में मेरे जो मकान मालकिन होती हैं उनकी बेटी से मेरे संबंध हो गए। दबाव बस हमको उससे शादी करनी पड़ी और इसके लिए जब यह बात करिश्मा को पता लगी तो वो मुझे छोड़ना चाहती थी और साहब मैं करिश्मा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में मुझसे गलती हो गई साहब, मुझसे करिश्मा की हत्या हो गई। पुलिस गिरफ्तार करती है नरेश को और नरेश को गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। बस आप लोगों से हमें रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग जो अपने माता पिता का दिल दुखा करके हमारे छोटे भाई बहन अपने प्यार के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, उन लोगों को इस कहानी से कुछ सीख लेना चाहिए, इस घटना से कुछ सीख लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इस सच्ची घटना की जानकारी हो सके और अधिक से अधिक लोग इस घटना से कुछ सीख ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।